साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बाणवार। क्या आपको पता है कि जिस अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया था, उसी अमेरिका से राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है। क्या आपको पता है कि जिस अमेरिका के हिंडनबर्ग ने भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसी अमेरिका की एक एजेंसी ने मोदी के आगे घुटने टेक दिए। पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आई दोस्तों, जिसने मिशन 2024 को लेकर एकदम से सरेंडर कर दिया है। ये खबरें बड़ी अच्छी है, आपको इसलिए पसंद आएंगी क्योंकि जो ये ताकतें हैं ना, अलगाववादी ताकतें हैं, जो यहां की राष्ट्रवादी शक्तियों को कुचलना चाहती हैं, उनके लिए बुरी खबर है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के फाइनल के पहले, वो तो फाइनल है, 5 राज्यों के चुनाव को विपक्ष और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सेमीफाइनल राउंड बता रहा था। अब तो इसका परिणाम सबके सामने आ चुका है। लेकिन जानते हैं, परिणाम आते ही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और कांग्रेस ने पलटी मार दी और फिर जानते क्या कहना शुरू किया? ये कहना शुरू किया कि ये सेमीफाइनल नहीं है, बल्कि इसका तो 2024 का चुनाव 2004 के लोकसभा चुनाव की तरह साबित होगा। और कांग्रेस के जयराम रमेश ने 20 साल पहले के ऐसे ही एक सेमीफाइनल और फाइनल चुनाव के परिणाम की याद दिलाते हुए चुनौती भी दे डाली। ये तो कहीं से भी कुछ भी ढूंढ सकते हैं ना, बस इनका मकसद एक है, मोदी को हटाओ। यही नहीं, जयराम रमेश के हाल के इस बयान के 6 महीने पहले, ये तो जयराम रमेश का बताया, लेकिन 6 महीने पहले राहुल गांधी ने 2024 में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की जीत की घोषणा कर दी थी। उस समय तो 5 राज्यों के चुनाव का सेमीफाइनल राउंड भी नहीं हुआ था। और जानते कहां कहा था? अमेरिका के वॉशिंगटन दौरे पर राहुल ने अपने बयान में कहा था कि इंडिया अलायंस के पास वोट प्रतिशत का जो गणित है, उसके बल पर वो आसानी से जीत जाएंगे। जी हां, वो बयान सुनना जरूरी है, तभी आपको वो संदर्भ समझ में आएगा। एक बार सुन लीजिए। I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24th. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP. देख रहे हैं ना, कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को चुनावी केमिस्ट्री से अधिक चुनावी गणित का तर्क समझ में आता है। लेकिन आज उसी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित फिच रेटिंग एजेंसी ने कहा है, बड़े ध्यान से सुनिए, कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का दोबारा सत्ता में आना तय है। और यह रेटिंग एजेंसी विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियों और परिस्थितियों का जायजा दुनिया के व्यापार जगत के सामने रखती है। इसको एजेंडा और लेफ्ट लिबरल इससे लेना देना नहीं है, ये इकोनॉमिक मामलों को देख करके चीजें बताती हैं। और इसमें किसी भी देश में राजनीतिक बदलाव पर भी चर्चा करती है, क्योंकि इसका सीधा असर आर्थिक नीतियों पर पड़ता है। इसीलिए इस रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत की आर्थिक नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 2024 में दोबारा सत्ता में आ रही है। अब जरा याद कीजिए हिंडनबर्ग की कहानी, बड़े ध्यान से समझिए, सोचिए और फिर याद कीजिए फिच को। समझ में आ जाएगा कि मोदी के होने का मतलब क्या होता है। और जो ईमानदारी से काम करेगा तो सारी चीजें बदलती है ना दोस्तों। और यही नहीं, फिच रेटिंग एजेंसी के इन अनुमानों को एक न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ईटीजी के ओपिनियन पोल के आंकड़ों में भी दिखाया गया है। 13 दिसंबर को आए इस ओपिनियन पोल का आंकड़ा बताता है कि एनडीए गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में 323 सीटें और इंडिया अलायंस को 163 सीटें मिलने की संभावना है। फिच रेटिंग एजेंसी और टाइम्स नाउ ईटीजी के ओपिनियन पोल की तरह ही एक और न्यूज की बात करना जरूरी है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक घटनाओं पर पकड़ रखने वाले अनुभवी पत्रकार मिन्हाज मर्चेंट ने
13 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस अपने कॉलोनियल मानसिकता के कारण हार सकती है। 13 दिसंबर के लेख में मिनहाज मर्चेंट ने लिखा है कि जिस तरह से कांग्रेस इंडी अलायंस के अंदर देश में अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है, उससे इसकी हार निश्चित है। मिनहाज मर्चेंट दोस्तों कांग्रेस को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए यह आर्टिकल उठा के लाया हूं, क्योंकि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर एक पुस्तक भी लिखी है। वैसे तो इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन चूंकि राजीव गांधी पर लिखी हैं और उस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस ने जिस तरह से हाल के विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इंडी अलायंस के अंदर ही अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को अपनाया, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। मगर कांग्रेस को अपना वजूद बचाने के लिए इस नीति को अपनाने के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं बचा है, और इसी नीति से कभी वो देश में हिंदू मुसलमान, तो कभी उत्तर दक्षिण में, तो कभी संवैधानिक बदलावों को लेकर बांटने का खेल करती रहती है। और इसीलिए 12 दिसंबर को जब राज्यसभा से, जी हां, नई और बड़ी खबर बता रहा हूं, चुनाव आयोग से संबंधित कानून का संशोधन विधेयक पारित हुआ राज्यसभा से, उसकी बात कह रहा हूं, तो कांग्रेस ने संसद को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मोदी सरकार भारत के लोकतंत्र पर हमला कर रही है, चुनावी तंत्र की स्वतंत्रता, निडरता और निष्पक्षता को बुलडोजर से कुचला जा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस ने यहां तक कहा कि मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती है। क्या क्या कह रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर पहले दिन से ही लगा रहा है। ये तो जानते हैं ना, 2014 के चुनाव में जिस तरह से पीएम मोदी को बहुमत से विजय मिली थी, उससे कांग्रेस और पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सकपका गया था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस भारी बहुमत के साथ इस देश में किसी कांग्रेसी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसने तभी से दोस्तों चुनावी तंत्र को बदनाम करने का काम शुरू कर दिया। कभी ईवीएम का बहाना, तो कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर पीएम मोदी की जीत को धांधलेबाजी साबित करने का प्रयास करता रहा। इन्हीं सब मुद्दों को आधार बनाकर 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक जनहित याचिका दायर की कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार सरकार से छीन लिया जाए और इसे एक कमेटी को दे दिया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों। ये पीआईएल था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर लंबी सुनवाई करने के बाद इसी साल मार्च में निर्णय दिया कि सरकार को चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक अलग से कमेटी बनानी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सदस्य होंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, सीजेआई भी सदस्य बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की सभी दलीलों को मानते हुए सरकार को इस कमेटी को बनाने का निर्देश दिया और कहा कि जब तक संसद से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बन जाता है, तब तक यही कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। है ना मजेदार। हम एक और मजेदार चीज देखी कि 2014 तक, जब तक देश में कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल की सरकारें थी, तब तक ये जो निर्णय लेते थे वो सही था, इनके लिए सब सही था, क्योंकि ये कहते थे कि ऐसा तो संविधान में लिखा है और संविधान ने ही प्रधानमंत्री और कैबिनेट को यह अधिकार दिया था कि वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगा और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल के हाथों से निकलकर भाजपा या राष्ट्रवादी विचारधारा के हाथों में आ गई,
वैसे ही संविधान में दी गई ताकतों के इस्तेमाल का दुरुपयोग लगाकर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगा और इसी अहंकार में 2015 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी गई। मतलब जब तक इनके पास था सिस्टम तब तक तो ठीक था, लेकिन चूंकि एक राष्ट्रवादी सरकार आ गई है तो कैसे बदनाम करेंगे, और इसके बाद चले गए। इनको तो बहुत सारे तरीके पता है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों इसी साल मार्च में दिए गए निर्णय में यह मान भी लिया कि एक ऐसा चुनाव आयोग जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, कैबिनेट और राष्ट्रपति मिलकर करते हैं वो गलत है। इससे तो देश में कमजोर चुनाव आयोग बनता है जो सरकार के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और कांग्रेस बहुत खुश हुआ, ये सिस्टम खुश हुआ कि देश में मोदी सरकार के खिलाफ उसके नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। लेकिन जानते हैं मोदी सरकार भी बहुत मेहनत करती है, हर तरह से देखती है। उसे विपक्ष की मंशा बहुत अच्छे से पता थी कि ये कैसे नैरेटिव बनाकर देश की सरकारों को बदनाम करते हैं और चुनाव में हराने का एक फर्जी मॉडल डेवलप करते हैं। और इसीलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का फैसला किया और अगस्त महीने में इसी साल इससे जुड़ा एक विधेयक पेश किया। सरकार भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रही थी और उसके बाद तो पूरा इंडिया अलायंस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक सुर में बोलने लगा कि मोदी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही खत्म करने का प्रयास कर रही है। यह नैरेटिव बनाया, इस विधेयक को लोकतंत्र का मजाक बताया गया, इसे असंवैधानिक बताया गया। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम अंतिम सत्य मानकर पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा था, उसी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और कांग्रेस का इसी सुप्रीम कोर्ट को लेकर डबल स्टैंडर्ड तुरंत सामने आ गया। दोस्तों जानते हैं कैसे? इस इकोसिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को संवैधानिक बताया और आर्टिकल 370 को एक अस्थायी प्रावधान मानकर खत्म कर दिया। और पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया। है ना मजेदार चीजें कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में ये होना चाहिए तो वो ठीक है, और यहां बोले कि आर्टिकल 370 हटाया जाना भी ठीक है तो ये ठीक नहीं है। इनकी पार्टी में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने तो यहां तक कह दिया कि वो इस फैसले को ही नहीं मानता है। सुन लीजिए कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। और ये इकोसिस्टम ऐसा है दोस्तों जिसने तो सुप्रीम कोर्ट के न्याय की नैतिकता को इतिहास की अदालत में खड़ा करते हुए इस निर्णय को ही विवादित बता दिया। कपिल सिब्बल, इनका एक ट्वीट आपको पहले भी दिखाया है, देख लीजिए। सम बैटल्स आर फाउंड टू बी लॉस्ट फॉर हिस्ट्री मस्ट रिकॉर्ड द अनकंफर्टेबल फैक्ट्स फॉर जनरेशंस टू नो the right and wrong of institutional actions will be debated for years to come. History alone is the final arbiter of the moral compass of historic decisions. समझ रहे हैं ना? कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की हर नीति पर नैरेटिव बनाने के लिए जो तर्क गढ़ती है उसमें पहले यह मान लिया जाता है कि इस देश के लोकतंत्र से चुनकर आई बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री और कैबिनेट के फैसले पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उन्हें इस देश में सरकार चलाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अलावा इस देश में किसी को भी सरकार चलाने का अधिकार नहीं है।
और इसी अविश्वास का नैरेटिव बनाने के लिए ये कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सहारा लेते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय को गलत बताकर पीएम मोदी पर हमला करते हैं और देश की हर संस्था को दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का नैरेटिव गढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, अंग्रेजों की जिस बांटो और राज करो की नीति का कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसका हर दिन हर मुद्दे पर जनता के सामने ही तो पर्दाफाश हो रहा है और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली 140 करोड़ जनता ये सब देख रही है और समझ रही है कि इस देश में संविधान और राष्ट्र को मजबूत करने का काम कौन कर रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, जनता की इस समझदारी को अब तक कांग्रेस और इंडिया अलायंस समझ नहीं रही है। उससे चुनाव में लगातार हार के बाद हार रहे हैं, इसके बाद भी इनको लगता है कि वो कभी ना कभी तो जनता को गुमराह कर ही देंगे। और एक बार तो ये भी कहा है ना कि उनको लगता है कि कभी ना कभी तो हमको चुनेंगे ना, हम ही विकल्प हैं। तो ये इस गलतफहमी में जी रहे हैं और यही मैं चाहता हूं दोस्तों कि लोगों को पता चले कि ये कौन सा खेल है जो बिल्कुल अलग ढंग से खेला जाता है, जिसके बारे में अगर आप और हम ना समझे तो पता भी ना चले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको ये पूरा नैरेटिव से गुथा हुआ ये जो पूरा एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। एक नई लकीर खींचने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि कैसे ये खेल खेला जाता है। आप पहले की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।